हेलो बच्चों, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो को लेकर आ चुके हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक सेकेंड चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था। आज हम लोग थर्ड चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में देखा, रिस्पॉन्स आप लोगों का ठीक ठाक था। आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी किया कि सर ये अच्छा वीडियो है और भी आगे हमें चाहिए। बट आप सब लोग सिर्फ अपने वीडियो को सिर्फ व्यूज़ दे रहे हैं, देख रहे हैं, बट आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके, साथ में आपका भी हो सके और अधिक से अधिक शेयर हो सके। लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के पास शेयर कीजिए। आप ही लोग करेंगे तो आगे बढ़ेगा। तो चलिए, हम लोग जो है आज थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में आपका 4 चैप्टर है, जिसमें थर्ड चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसी थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके आज आए हुए हैं। पिछले दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड में हम लोग करेंगे। इसमें हमने फिर से ज़्यादा से ज़्यादा PYQs आप लोगों के लिए ऐड किया है, जो PYQs जरूरी है आप लोगों के लिए, और भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। हर जगह हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे। साथ में आप भी सॉल्व कीजिए। आप भी सॉल्व करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा। देखे पता चलेगा कितना हमें तैयारी हो रहा है, कितना तैयारी नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। हम सब लोग का तैयारी एकदम बूस्ट रहना चाहिए अभी। चलिए देखते हैं। अभी आपका ये थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में कौन सा अभी है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव को। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द एम्ब्रायो ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। कह रहा है कि किस स्टेज में एम्ब्रायो को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। जरा देखेंगे ये किसका टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है ART का। ART किसको कहते हैं? एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम लोग फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमिट्स को आउटसाइड द बॉडी, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वहाँ करते हैं। उसके बाद जाइगोट या एम्ब्रायो को ट्रांसफर करते हैं। अगर हम लोगों को पूछ रहा है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, तो फैलोपियन ट्यूब में हम लोग किसको ट्रांसफर करेंगे? या तो जाइगोट को करेंगे या 8 सेल एम्ब्रायो तक को करेंगे। 8 सेल के बाद के एम्ब्रायो को हम लोग जाइगोट में ट्रांसफर नहीं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करके हम लोग कहाँ करते हैं? यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, तो फैलोपियन ट्यूब में आपका जाइगोट या 8 सेल एम्ब्रायो। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में 8 सेल एम्ब्रायो है और ऑप्शन सी में जाइगोट है, बट ये दोनों अलग अलग है। लेकिन ऑप्शन डी इसका सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन दोनों साथ में दिए गए हैं। या तो हम जाइगोट को भी कर सकते हैं या 8 सेल एम्ब्रायो को भी कर सकते हैं। इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। ये आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक टेक्नोलॉजी है। इसे हम लोग कहते हैं, जो ये टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं जिफ्ट। जिफ्ट मतलब क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसको हम लोग कहते हैं जिफ्ट के नाम से पुकारते हैं, जिसमें कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर जाइगोट को या 8 सेल एम्ब्रायो को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो गया। 4th ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? वेयर डज द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ऑकर। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर ए स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। एक स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करने से हम लोग कहते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी ये जो स्पर्म होगा अब रेडी हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ये काम कहाँ किया जाता है? तो ये काम किया जाता है एक्चुअली में कैपेसिटेशन, जिस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं वो किया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ही ऑप्शन भी है आपका, तो वो इजी बन गया आपके लिए चूज करना सही आंसर को। यहाँ पर एक ही ऑप्शन लास्ट वाला फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, एक ही ऑप्शन आपका है, उसको टिक करेंगे। टेस्टिस में नहीं होता है, वेजाइना में नहीं होता है, वास डिफरेंस में नहीं होता, तो इसका फिर से इसका भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैपेसिटेशन को आप याद करके रखेंगे। रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन यानी ऐसा स्पर्म जिसको रेडी किया जा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू डेवलपिंग स्पर्म गेट देयर न्यूट्रिशन। कह रहा है स्पर्म जो है न्यूट्रिशन कहाँ से, जो डेवलपिंग स्पर्म होती है जिसे हम स्पर्मेटोजोआ के नाम से पुकारते हैं, वो नरिशमेंट कहाँ से पाता है? सॉरी। तो आपको याद होगा कि मेल के टेस्टिस के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 3 सेल आपको बताए गए थे। 3 सेल में आपका पहला सेल था स्पर्मेटोगोनियम, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। दूसरा सेल था आपका लडिग सेल, जो कि
मेल सेक्स हार्मोन जिसे आप टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसको रिलीज करता है। और थर्ड सेल था आपका सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता था, नरिशमेंट प्रोवाइड करता था। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता था, तो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को। यही बात आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन देने का काम कौन सा सेल करता है। तो आपके स्पर्मेटोगोनिया में प्रेजेंट कौन सा सेल, सर्टोली सेल ये काम करते हैं। देखिए जर्मिनल एपिथेलियम वो तो बनाएगा गैमीट, ब्लड सेल का यहाँ कोई काम नहीं है। लेडिक सेल आपका क्या करता है, तो ये मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, जिसे आप कहते हैं एंड्रोजेन, या इसे आप जिसका एक एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन भी है, तो ये एंड्रोजेन को रिलीज करवाता है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सर्टोली सेल। नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन हो जाएगा, सर्टोली सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली सेल आर कंट्रोल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। कह रहा है सर्टोली सेल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब पढ़ा था हार्मोन कंट्रोल किसमें, मेल में, तो आपको दो हार्मोन वहाँ पर आए थे, LH और FSH, जहाँ पर आपको याद होगा लेडिग सेल को कंट्रोल करने के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करवाने के लिए कौन काम किया था, LH काम किया था। और सर्टोली सेल को बनाने के लिए कौन काम किया था, सर्टोली सेल को कंट्रोल करने के लिए आपका FSH काम किया था। तो लेडिग सेल के लिए LH काम करता है और सर्टोली सेल के लिए कौन करता है काम, FSH। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, FSH। नेक्स्ट वन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू द प्लासेंटा। कह रहे हैं इसमें से प्लासेंटा को कौन क्रॉस नहीं कर सकता या पास नहीं कर सकता। तो जनरली जो लार्जर मॉलिक्यूल हुआ करते हैं वो मदर के बॉडी से प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जो लार्जर मॉलिक्यूल है। अब इसमें से लार्जर मॉलिक्यूल कौन है, तो आपका मैटरनल एंटीबॉडीज है आपका, वो लार्ज मॉलिक्यूल हुआ करते हैं जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल जनरली पास नहीं कर पाता है प्लासेंटा को। अल्कोहल पास कर जाएगा, फैटी एसिड पास कर जाएगा, आयरन पास कर, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। कौन नहीं पास कर पाएगा, वो है आपका मैटरनल एंटीबॉडीज। तो मैटरनल एंटीबॉडीज आपका पास आउट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन है आपका कौन सा, द ओपनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर। यानी किसके ओपनिंग को हम लोग ब्लास्टोपोर के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है गैस्ट्रुला, फिर है मोरुला, फिर है ब्लास्टुला, फिर है न्यूरल। तो ब्लास्टुला जो है आपका, उसके ओपनिंग को हम लोग किससे पुकारते हैं, ब्लास्टोपोर से पुकारते हैं, ब्लास्टुला के ओपनिंग को। ठीक है, गैस्ट्रुला में ऐसा कोई ओपनिंग होता नहीं, मोरुला में कोई ऐसा ओपनिंग होता नहीं, न्यूरल कोई इससे जुड़ा हुआ ऑप्शन ही नहीं है। तो सिंगल ऑप्शन है आपका ब्लास्टुला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल इज मोटाइल। कह रहे कौन सा ह्यूमन का सेल जो है मोटाइल। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकता है, जो चल सकता है, उसे कहते हैं मोटाइल। तो नर्व सेल आपको पता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में होती है तो मूव करते नहीं। क्यूटेनियस सेल आपके स्किन में होती है, ये मूव करते नहीं। एक सेल फीमेल में हुआ करता है। और एक सेल कैसा होता है, तो आपको याद रखना, एक सेल लार्ज होता है साइज में और साथ में नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकता है। तो कौन से सेल मोटाइल हो गए, एक ही ऑप्शन बच गया आपका स्पर्म सेल। स्पर्म सेल मोटाइल है और मोटाइल होने के लिए या मोटिलिटी उनमें दिखने के लिए उनके पास जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा, टेल उनके पास प्रेजेंट है। आपने देखा होगा स्पर्म के स्ट्रक्चर में टेल प्रेजेंट है। टेल क्यों प्रेजेंट है, मोटिलिटी के लिए, यानी मोटाइल बनने के लिए प्रेजेंट है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्टोली सेल आर फाउंड इन। सर्टोली सेल कहाँ मिलता है, सर्टोली सेल कहाँ मिलता है, आपके टेस्टिस के इनसाइड। टेस्टिस के इनसाइड मिलते हैं। टेस्टिस के इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड मिलेंगे आपको सर्टोली सेल। यूटेरस होगा नहीं, ओवरी होगा नहीं, लीवर नहीं होगा। ये मेल में मिलते हैं सर्टोली सेल। इनका काम होता है नरिशमेंट देना, किसको, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को। तो ये कहाँ मिलेंगे, टेस्टिस में आपको मिलेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये आपके लिए। नेक्स्ट है सेमेन इज फ्रोजन इन। सेमेन इन फ्रोजन इन क्या, इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, सेमेन को आर्टिफिशियली स्टोर करके रखते हैं कि जिसको जब भी चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। जिसको किस में यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत ही कम टेम्परेचर, जनरली कहते हैं -198 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके हम लोग सेमेन को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है लिक्विड नाइट्रोजन का। सेकंड ऑप्शन था रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज में तो स्टोर करते नहीं, आइस में स्टोर करते नहीं, ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। तो सेमेन को कहाँ पर फ्रोजन करेंगे, क्या कहाँ पर रखेंगे स्टोर करके, तो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन। कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको याद होगा ग्राफियन फॉलिकल क्या है, जब ओवरी में ओवम बन रहा होता है, मतलब जब आपके साइकिल का फेज चल रहा होता है, फॉलिकुलर फेज, उस समय ओवरी के चारों साइड फॉलिकल बन रहे होते हैं। जो फॉलिकल सबसे पहले बनते हैं उसे हम प्राइमरी फॉलिकल का नाम देते हैं। फिर बनता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, यानी प्राइमरी बनता है, प्राइमरी के बाद बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी के बाद बनता है टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी के बाद जो फाइनल मैच्योर्ड फॉलिकल बनता है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। उसे नाम देते हैं हम लोग
ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल आपका कहाँ बनता है? तो फीमेल के ओवरी में बनता है। ठीक है, यही आपसे पूछा है कि कहाँ पर बनता है ओवरी, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? तो ओवरीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग के ओवरी में पाए जाएंगे। टेस्टिस में तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो फीमेल में होता है, मेल में होता ही नहीं है। लीवर में होगा नहीं, ओवरीज ऑफ द फ्रॉग में भी नहीं होगा। ये कहाँ होगा? ह्यूमन बीइंग में होगा। नेक्स्ट है आपका यूटेरस इज रिलेटेड टू। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, इजी में भी इजी क्वेश्चन आपका आ गया। यूटेरस इज रिलेटेड टू, यूटेरस किससे रिलेटेड है? ये सब लोग जानते होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है कौन? यूटेरस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं? ओवरी आते हैं, फैलोपियन ट्यूब आते हैं, उसका कौन सा पार्ट आता है? आपका यूटेरस आया करता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यूटेरस। आप इन सबको भी रिवाइज करते रहेंगे कि फीमेल, जैसे अब बाकी ऑप्शन दिया उसमें आपको उसके लिए नहीं पूछा, लेकिन एक बार को जब बनाए होंगे इस तरह का क्वेश्चन आप, तो क्या कर लेंगे? उसको रिवाइज कर लेंगे मनी मन की, हाँ इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन। ऐसे क्या होता है कि अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का आता है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ऑब्जेक्टिव जब भी आप सॉल्व करें तो आप ये बात का ध्यान रखें कि सारे ऑप्शन को साथ में सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय द हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। कह रहा है कि हेल्दी ह्यूमन फीमेल के लाइफ में कितना एग टोटली प्रोड्यूस हुआ करता है। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? तो जब से ओवम बनना स्टार्ट होता है, यानी जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जनरली हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कि 10 to 12 ईयर ऑफ एज में जाके स्टार्ट होता है। और कहाँ पर ये मेनोपॉज होता है, यानी कहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है? तो 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज। अगर इसके बीच में आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो अगर हम लोग 12 यहाँ मानते हैं और यहाँ 45 को मानते हैं तो कितना ईयर का आपका डिफरेंस है इसमें? तो देखेंगे डिफरेंस है आपका 33 ईयर्स का। अब हर मंथ साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हर मंथ एक ओवम रिलीज हुआ करता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने मंथ हो गए इतने दिनों में? तो इंटू 12 कर दीजिए। इंटू जब 12 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 से 36 और 3 396, यानी 396 हो गए। यानी अगर 12 ईयर से लेके 45 ईयर तक कंटिन्यूसली मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ हुआ करता है तो कितने ओवम प्रोड्यूस हो सकते हैं? 396 प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक भी, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ तक क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है, तो उतना दिन तो ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी 396 से बिलो होगा। तो अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 365 के अप्रॉक्स जो है, ऐसा मान सकते हैं आप कि ओवम का प्रोडक्शन होगा एक हेल्दी ह्यूमन फीमेल के लाइफ में। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता है। अब मान के चलिए अभी हमने 45 तक माना, इसी को अगर आप 50 तक मान लें, कोई कहेगा सर हम 50 तक मान लेंगे, तो क्या होगा? तो ज़्यादा हो जाएगा। मान के चलिए 50 तक हम मान के चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितना एज हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब 38 में अगर आप मानेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 में 12 से, तो 12 8 96 हो जाएगा, कैरी 9, 12 से 36 और 36 9 कितना हो जाएगा? 456। और अगर इसमें से अगर 2 प्रेगनेंसी होती है या 3 प्रेगनेंसी होती है, तो अगर या किसी टाइम एबनॉर्मल साइकिल चलने लगा तो 1 मंथ प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो अप्रॉक्स कितने घट के हम लोग कह सकते हैं अप्रॉक्स 400। तो एक्चुअली में क्या है कि ऐसे हम अगर मापे तो 396 आ रहा है, और ऐसे हम मापे तो 456, यानी कि अप्रॉक्स 400 आ रहा है। आपके एनसीईआरटी बुक ने कहा है इसको कितना मानने के लिए? तो उसको कहा है आपको मानने के लिए 400, तो इसीलिए यहाँ पर हम डी नहीं लगा के बी लगावेंगे, इसको मानेंगे 4। ये एक्चुअल नहीं है, ये अप्रॉक्स है। तो आप ये समझिएगा कि आप ये नहीं कि सर 400 बोला तो 400 होगा ही होगा, ये अप्रॉक्स है ये नंबर, जिसको ध्यान रखेंगे कि 400 को आप माने टिक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन। कह रहा है फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल किस में हुआ करता है? तो इंटरनल हुआ करता है आपके शार्क्स में, जो जनरली मैमल्स की तरह दिखते हैं, मैमल्स की तरह बिहेव करते हैं। उसमें एम्फीबियंस में, बोनी फिश में और स्टार फिश में क्या है आपका सॉरी जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल किसके में होगा? शार्क में होगा। जो स्टार फिश है, बोनी फिश है, एम्फीबियंस, उसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होगा आपका? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ करेगा, यानी वाटर में वो लोग क्या करते हैं? गैमेट को रिलीज करते हैं, वाटर में गैमेट का फ्यूजन हुआ करता है। तो ऐसे फ्यूजन जो फीमेल बॉडी का आउटसाइड, उसे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा करते हैं। तो इसका फर्टिलाइजेशन उन लोगों का कहाँ होगा? एक्सटर्नल हुआ करेगा। सिर्फ शार्क के केस में इंटरनल हुआ करेगा। सिंगल ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट वन कह रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवम इज सराउंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स। कह रहा है ओव्यूलेशन के बाद, जब ओव्यूलेशन ओवम रिलीज हो जाता है, उसके बाद ओवम के चारों साइड कुछ सेल लगे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल लगे। तो सेल को हम लोग क्या कहते हैं? उस सेल का नाम हम लोग देते हैं कोरोना रेडियाटा सेल। जो लेयर लगा होता है उसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा।
जबकि जो सेल लगा हो तो उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, कोरोना रेडिएटा सेल नाम देते हैं। तो आप बोलेंगे क्या, आपको ये पूछ रहा है कि ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम सराउंडेड होता है ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा, उस सेल्स का नाम हम लोग क्या देंगे, तो कोरोना रेडिएटा देंगे। अगर यही लेयर पूछता तो हम बी ऑप्शन यानी जोना पेलुसिडा लगाते, लेकिन यहाँ हमें सेल्स पूछा हुआ तो इसलिए हम कोरोना रेडिएटा लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वन कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन, कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, तो आप ध्यान देंगे ये आपके एनसीईआरटी में नोटेड है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हुआ करता है वो प्राइमेट फीमेल, प्राइमेट मतलब प्रीमाटा ऑर्डर है। जब आप डिवीजन एनिमल किंगडम में डिवीजन में आएंगे तो मैमल्स में आएंगे तो मैमल्स में एक ऑर्डर है उसका नाम है प्रीमाटा ऑर्डर, उसके ऑर्गेनिज्म को हम प्राइमेट्स कहते हैं। तो प्राइमेट्स जितने भी फीमेल हैं, जितने भी प्राइमेट फीमेल हैं सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अब ह्यूमन भी प्राइमेट्स में आते हैं, मंकी भी प्राइमेट्स में आते हैं, चिंपांजी भी प्राइमेट्स में आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको जब भी पूछेगा तब ये गौर करेंगे कि प्राइमेट फीमेल का उसमें ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर प्राइमेट फीमेल का ऑप्शन सारे होंगे तो सारे में टिक करने होंगे, अगर एक होंगे तो एक में टिक कीजिएगा। यहाँ पर आपके सारे ऑल ऑफ डी का हो जाएगा आंसर। कह द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप सब लोग भी दे सकते हैं आसानी से कि गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। अब यहाँ देखिए ऑप्शन भी आप पढ़ के देख सकते हैं। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन को कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस स्पोर फॉर्मेशन को कहते हैं, मियोसाइट ऐसे सेल को कहते हैं जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन हुआ करता है, उसको मियोसाइट कहते हैं। इसलिए ये सब ऑप्शन तो बहुत अलग है। तो आपका बहुत आसान क्वेश्चन फिर से एक आ गया। अगर ये सब क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। इस तरह के क्वेश्चन कम से कम आपको होने चाहिए खुद से भी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द एंटीरियर पोर्शन ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज कन्वर्टेड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। कह रहा है ह्यूमन के स्पर्म के ऊपर, आप एंटीरियर मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे आप देखे होंगे, ह्यूमन के स्पर्म के ऊपर वाले पोर्शन पे क्या ऐसे बनाया होगा आपका स्पर्म, उसके ऊपर में एक ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा। जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बीच में आपका मिडिल पीस बनाया हुआ होता है, उसके बाद आपका टेल ऐसे बनाया हुआ होता है। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर में लगा हुआ उसका नाम पूछे, उसका नाम क्या होता है, एक्रोजोम। आपको आपके एग्जाम के लिए स्पर्म का पिक्चर भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आता है बनाने के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप में आपका आया करता है, इसीलिए आप स्पर्म के पिक्चर को प्रैक्टिस करके रखेंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्रोजोम। एक्रोजोम जो है टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है, हेड के जस्ट ऊपर में लगा हुआ करता है। एक्रोजोम के पास कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हुआ करते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, जब वो ओवम के पास पहुँचते हैं तो ओवम के सेल्स को ब्रेक डाउन करके इंटर करने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर आपका एक्रोजोम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्रोजोम पार्ट किसका। देखिए फिर से वो क्वेश्चन पूछा कि ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन स्पर्म इज कन्वर्टेड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम एक्रोजोम बताया। और नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पूछ दिया कि एक्रोजोम किसका पार्ट है, तो हेड ऑफ द ह्यूमन स्पर्म का, वो हेड का पार्ट है। मिडिल पीस का पार्ट नहीं है, मिडिल पीस में रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। प्राइमरी oocyte फीमेल में बनते हैं, ब्लास्टोसिस्ट तो इम्प्लांटेशन के बाद का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमन स्पर्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस किसके द्वारा हुआ करता है, तो वो हुआ करता है आपका LH के द्वारा। LH क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट किया करता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा LH। ठीक, LH किसको एक्ट करता है, एंड्रोजन को रेगुलेट करता है, और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, इसलिए किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, LH के द्वारा। LH को कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्रोजोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम। एक्रोजोम किस स्ट्रक्चर से बनता है, यानी सेल के किस स्ट्रक्चर से बनता है वो पूछ रहा है। न्यूक्लियस से नहीं बनता, न्यूक्लियस से हेड बनता है। लाइसोजोम से नहीं बनता, गोल्जी बॉडी से बनता है। गोल्जी बॉडी से कौन बनता है, आपका एक्रोजोम। इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार आपको पूछा हुआ है कि एक्रोजोम किससे बनता है या एक्रोजोम किसकी बनावट है। तो एक्रोजोम एक्चुअली में सेल के गोल्गी बॉडी की बनावट है, याद रखेंगे। गोल्गी बॉडी से बनता है कौन, आपका एक्रोजोम। तो नेक्स्ट ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इज डन बाय, यानी स्पर्म का मूवमेंट किस स्ट्रक्चर के द्वारा हुआ करता है, तो है टेल के द्वारा। ये तो सब जानते हैं कि मूवमेंट कर रहा है स्पर्म किसके वजह से, टेल की वजह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आसान सा ऑप्शन है आपका टेल हो जाएगा। एक्रोजोम दूसरे काम के लिए मिडिल पीस एनर्जी देने के, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया हुआ करता है, हेड के पास न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल हुआ करता है, और एक्रोजोम होता है ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करने के लिए, उसको पार करके अंदर जाने के लिए हुआ करता है, और टेल होता है मूवमेंट के लिए। तो यहाँ मूवमेंट के लिए पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ द स्पर्म के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो टेल होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स द इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। अब क्या पूछ रहा है कि इम्प्लांट्स किसको किया जाता है या किसका हुआ करता है लाइनिंग ऑफ द यूटेरस में। इम्प्लांट्स का मतलब अटैचमेंट, इम्प्लांट का मतलब अटैचमेंट, किसका अटैचमेंट, एम्ब्रायो का अटैचमेंट, कहाँ पर, यूटेरस के वॉल में। यानी इम्प्लांट्स का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो। अब ये बात है कि अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो को जरूर हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप देखिए, यहाँ पूछा मोरूला, गैस्ट्रूला, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, यानी यहाँ पर एक्चुअली में उसका स्टेज पूछ दिया। अगर इसको हम लोग देखें तो क्या है, जब आपका एक सेल का स्ट्रक्चर रहता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं जाइगोट। जाइगोट जब डिवाइड करता है और जाइगोट जब सेल बनाते हैं, कितने सेल, 8 सेल तक बने हुए रहते हैं, 8 सेल तक बने हुए रहते हैं। तो इसी जाइगोट के सेल का नाम हम लोग इस स्टेज को दे देते हैं, कौन सा नाम देते हैं, मोरूला। और जब 8 सेल से ज़्यादा सेल बन जाता है, यानी 16 to 32 सेल स्टेज तक, यानी 16 सेल से या उससे अधिक बन जाता है, तो उसका नाम हम लोग दे देते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। आप इससे अधिक बन जाएगा तो इसका नाम गैस्ट्रूला हो जाएगा, यानी ये स्टेज है आपके एम्ब्रायो के फॉर्मेशन का। ठीक, तो आप देखेंगे क्या पूछा यहाँ पर, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जाइगोट नाम होता है, 8 सेल वाले का नाम मोरूला होता है, 16 to 32 सेल स्टेज वाले का नाम ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसके आगे का नाम गैस्ट्रूला होता है। और इम्प्लांटेशन जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज पर हुआ करता है, मतलब 16 to 32 सेल के स्टेज पर जो प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन है, यानी अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टू द यूटेरस, जिसको आप जिस प्रोसेस का नाम कहते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हुआ करता है। इसीलिए आप ये ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इम्प्लांटेशन किस सेल के स्टेज पर होता है, तो नाम है ब्लास्टोसिस्ट, यानी 16 to 32 सेल स्टेज पर। तो हम लोग देखते हैं इम्प्लांटेशन जो है आपका कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मोरूला है, मोरूला नहीं होगा, मोरूला तो था कितना सेल स्टेज तक, 16 सेल स्टेज तक, सॉरी 8 सेल स्टेज तक। गैस्ट्रूला तो 32 सेल के बाद है, जाइगोट 1 सेल, इसका होता है ब्लास्टोसिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। ब्लास्टोसिस्ट कितना सेल का स्टेज था, 16 to 32 सेल स्टेज, वहाँ पर आपका इम्प्लांटेशन यानी इम्प्लांट हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लेसेंटा इन द ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय। कह रहे प्लेसेंटा किसके द्वारा बनाया जाता है, तो प्लेसेंटा बनाया जाता है कॉरियन के द्वारा। ये जनरली आपके एनसीईआरटी में डिस्क्राइब इसको नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है वो कॉरियोनिक प्लेसेंटा है, यानी कॉरियन के द्वारा बने। कॉरियन स्ट्रक्चर का नाम है जिससे प्लेसेंटा बनते हैं, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग में किया करते हैं। तो याद रखें कॉरियन इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम व्हिच जर्मिनल लेयर। अब क्या है कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद जितने भी सेल्स हैं एम्ब्रायो के वो बट जाते हैं लेयर्स में, ठीक है, जिसे हम जर्मिनल लेयर कहते हैं। सबसे बाहर वाला जो होता है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले को मेसोडर्म कहते हैं और सबसे अंदर वाले को इंडोडर्म कहते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर जो बॉडी के होते हैं वो एक्टोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर मेसोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर इंडोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर यही बात आपको पूछ रहा है कि जो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म होते हैं जर्मिनल लेयर से, वो कौन से लेयर से हुआ करते हैं, तो ये सब फॉर्मेशन हुआ करता है मेसोडर्म यानी मिडिल लेयर से, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेसोडर्म। जो ब्लड वेसल्स है आपके, कुछ इंटरनल ऑर्गेन है आपके, वो इंडोडर्म के द्वारा हुआ करते हैं। आपके स्किन कवरिंग, सारे ऑर्गेन की कवरिंग, आईलाइसेज, आईलिड, ये सब फॉर्मेशन जो है आपका किससे हुआ करता है, एक्टोडर्म से। तो यहाँ पूछा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हो जाएगा आपका मेसोडर्म, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ह्यूमन एम्ब्रायो इज प्रोटेक्टेड बाय। कह रहे ह्यूमन का एम्ब्रायो किसके द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, तो एम्ब्रायो के चारों साइड जो होते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें प्रेजेंट होता है उस कैविटी का नाम होता है एमनियोटिक कैविटी। तो इसलिए हम लोग कहेंगे एमनियोटिक कैविटी के द्वारा आपका ह्यूमन का एम्ब्रायो प्रोटेक्टेड हुआ करता है। बाकी सब सही नहीं है। प्लूरल कैविटी लंग्स में होता है, पेरिटोनियल कैविटी ब्लड में, ब्लड वेसल्स में हुआ करता है, एलेंटोइन तो प्लेसेंटा का पार्ट है, इसका पार्ट है ही नहीं। कह रहा है व्हिच वन ऑफ इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। याद देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें से। हैप्लॉइड किसको कहते हैं हम लोग, ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा सेल जिसमें क्या होते हैं, एन कंडीशन, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम, यानी क्रोमोजोम आधे होंगे, हाफ क्रोमोजोम की कंडीशन जो होती है उसे हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। सबसे पहला दिया आपका जाइगोट, और आप याद रखें
एकदम जहन में बात उतार ले कि जैगोट जो है आपका कैसा होता है, डाइप्लोइड यानी 2n स्ट्रक्चर है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये तो हैप्लोइड हमको पूछा है। ओवम कैसे होते हैं, हैप्लोइड। अब आपको एक बात और याद रखना है, बायोलॉजी में ऑलवेज याद रखना है कि गैमीट्स आर हैप्लोइड, चाहे वो गैमीट किसी के भी हो, चाहे वो मेल के हो, फीमेल को हो, किसी और ऑर्गेनिज्म के हो, गैमीट आर ऑलवेज हैप्लोइड और जाइगोट आर ऑलवेज डाइप्लोइड, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको अभी हैप्लोइड पूछा है तो अभी आप ओवम गैमीट यानी बोथ बी एंड सी मार देंगे। यहाँ पर हो सकता था स्पर्म का नाम रहता, वो भी सही होता क्योंकि वो भी गैमीट है तो वो भी हैप्लोइड हुआ करता है। और जब भी आपको डाइप्लोइड पूछे तो आप जाइगोट चूज कीजिएगा, जाइगोट जहाँ भी रहेगा जाइगोट डाइप्लोइड स्ट्रक्चर हुआ करता है। ये बात याद, बायोलॉजी में जब भी आप रिप्रोडक्शन को पढ़े तो ये बात को याद रखें, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, चाहे वो किसी का भी गैमीट्स हो, चाहे मेल फीमेल, चाहे ह्यूमन बीइंग, चाहे किसी अदर ऑर्गेनिज्म का, और जाइगोट आर ऑलवेज डाइप्लोइड, चाहे किसी का भी जाइगोट हो। तो ये बात यहाँ पर आपको हैप्लोइड पूछा तो ओवम और गैमीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमोकोरियल प्लासेंटा इज फाउंड इन द, हेमोकोरियल इज द टाइप ऑफ प्लासेंटा, वो किस में प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है, हम लोग मानव में प्रेजेंट हुआ करते हैं, बाकी में हेमोकोरियल प्लासेंटा नहीं है। नेक्स्ट वन इज द, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डू द लिम्स एंड डिजिट ऑफ द एम्ब्रायो डेवलप। अब देखिए क्वेश्चन पूछा, ये डेवलपमेंट का क्वेश्चन है कि एम्ब्रायो जो डेवलप करता है उसमें लिम्स और डिजिट, लिम्स मतलब हाथ पैर और उंगलियां बनने की जो प्रक्रिया है वो आपको लगभग कितने मंथ में जाके दिखती है, तो अप्रॉक्स 2 मंथ के बाद या 2 मंथ पुरते तक होने होते तक आपको लिम्स और डिजिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 3 मंथ के बाद तो बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं। 3 मंथ के बाद आप सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं कोई फीटस का। 1 मंथ में आपका हार्ट फॉर्मेशन रहता है और 6 मंथ के बाद मेजर ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिम्स और डिजिट पूछा था और लिम्स और डिजिट के फॉर्मेशन का टाइम है आपका 2 मंथ। 3 मंथ में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आप कह सकते हैं, 1 मंथ में आप हार्ट फॉर्मेशन कह सकते हैं, 6 मंथ में मेजर ऑर्गन फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा है लिम्स और डिजिट तो हमको मारना होगा 2 मंथ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में which ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, कह रहा है इसमें से कौन सा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट किया करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफियन फॉलिकल का नाम लिखा हुआ है, कॉर्पस एल्बिकन्स का नाम लिखा, कॉर्पस ल्यूटियम का नाम लिखा है और प्राइमरी फॉलिकल का नाम लिखा। अब याद कीजिए जब ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था ओवरी में, तो ओवम जब रिलीज कर दिया जाता है, ओवम रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल सेल यानी मैच्योर्ड फॉलिकल बचे हुए रहते हैं वो कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के दौरान टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। कैसा, इंडोक्राइन ग्लैंड का काम। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेशन करता है। ऐसा काम करता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं, तो यही जो आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है, प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपके प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जितने दिन तक प्रेगनेंसी बनी हुई रहेगी उतने दिन तक ये प्रोजेस्टेरॉन या टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करके और हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका वो सेक्रेट किया करते हैं। तो ये टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड है आपका। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस एल्बिकन्स, प्राइमरी फॉलिकल ये सब नहीं होंगे आपके। तो यहाँ पर हम सब लोगों का 30 क्वेश्चन जो हम लोग लेकर आए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मोस्ट PYQs था आपका, आपने देखा। हम सब लोगों ने साथ में मिलकर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सॉल्व किया। आप सब लोगों को भी सॉल्व किए होंगे, अच्छा लगा होगा। आप सब लोग हमारे साथ सॉल्व कीजिए, जब भी आप इसको देखें तो सॉल्व करते हुए जाए, ऑप्शन को पढ़ते हुए जाए और ऑप्शन को चेक करें कौन सा ऑप्शन, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा तो उसका भी रीजन जाने क्यों नहीं होगा, और होगा तो उसका भी रीजन जाने क्यों होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, आप एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं और 2-3 टॉपिक आपको रिवाइज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि सर हम 20 ऑब्जेक्टिव या 30 ऑब्जेक्टिव या 35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, लेकिन 35 ऑब्जेक्टिव वो आपके 50 ऑब्जेक्टिव के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आपने ढेर सारे टॉपिक को रिवाइज कर लिया होता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए, द बेस्ट वे टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव। इससे आपको एग्जाम में मदद मिलेगी कि हो सकता है ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नहीं दे, इसी का ऑप्शन बदल दे। आपने ऑप्शन देख रखा होगा, पहले से चूज कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा, तो आप आसानी से उसको चूज कर सकते हैं, आसानी से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 35 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना होता है, जो आपके नेसेसरी है। तब तक के लिए थैंक यू। आप सब लोग ऐसे बने हुए रहिए। आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आप ही सब लोग करेंगे ये।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट रूप से करते रहिए। थैंक यू।